वेलकम स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने इम्यूनिटी के बारे में शुरुआत की और आपको बताया कि दो तरह की इम्यूनिटी ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है। एक इन्नेट इम्यूनिटी जो इनबॉर्न होती है और दूसरी एक्वायर्ड इम्यूनिटी विच इज़ एक्वायर्ड आफ्टर इन्फेक्शन। इन्नेट इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ बैरियर्स, जिसमें हमने पहला बैरियर फिजिकल बैरियर लिया और इस फिजिकल बैरियर में हमने स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन को इंक्लूड किया। फिजियोलॉजिकल बैरियर में हमने एसिडिक पीएच ऑफ स्टमक और इसके अलावा हमने जो लाइसोजाइम एंजाइम है इन योर सलाइवा, टीयर्स एट्सेट्रा, इसे इंक्लूड किया। सेलुलर बैरियर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में बात की, लाइक पीएमएनएल, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस and a type of lymphocyte that is called NK cells. Cytokine barrier. In cytokine barrier we talked about interferon, their role, how they protect our body against viruses. When we talked about innate immunity, I told you that there are two characteristic features of innate immunity. First, that it is inborn, and the second, it is non-specific. This is our first line of defense. जैसे ही कोई इन्फेक्शन होगा, सबसे पहले उससे प्रोटेक्शन का जो काम होगा वो इन्नेट इम्यूनिटी ही करेगी, बट लेटर ऑन इट विल बी टेकन ओवर बाय द एक्वायर्ड इम्यूनिटी और अडप्टिव इम्यूनिटी. In our today's lecture, we are going to talk about adaptive or acquired immunity. I have already discussed the 4 important characters of adaptive immunity, acquired immunity. The very first is specificity, and the second is diversity. The third is immunological memory, and the fourth is ability to discriminate between self and non-self. So that is self, non-self recognition. These are the 4 characters of adaptive or acquired immunity. Remember one thing, adaptive immunity or acquired immunity is not present by birth. It is developed after getting infection. That is why we call it as adaptive or acquired immunity. Well, बच्चों ध्यान से सुनेंगे आप, बड़ा मज़ेदार है ये पोर्शन हमारे लिए, आपको बड़ा मज़ा आएगा. जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, इट इज़ अगेन ऑफ 2 टाइप्स. फर्स्ट हो जाएगी ह्यूमोरल इम्यूनिटी और दूसरी हो जाएगी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसे हम शॉर्ट में CMI के नाम से जानेंगे. तो हमारे पास जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, अगेन इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी है, इसे हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज़ एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी. इसे ही हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी को ही एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं. बच्चों ध्यान से सुनना है एक एक चीज़.
तो दो नाम हो गए हमारे पास। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का दूसरा कोई नाम नहीं है, उसे हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ही कहेंगे। ये जो हमारे पास ह्यूमोरल इम्यूनिटी है, इट इज़ प्रोवाइडेड बाय बी लिम्फोसाइट्स। ध्यान रखेंगे हम, इसमें सिर्फ बी लिम्फोसाइट्स का इम्पोर्टेंट रोल रहेगा ह्यूमोरल इम्यूनिटी। और जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, इट इज़ प्रोवाइडेड बाय टी लिम्फोसाइट्स। तो इसमें जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होगी, उसमें सारा जो खेल होगा वो टी लिम्फोसाइट्स का होगा, और ह्यूमोरल इम्यूनिटी इज़ प्रोवाइडेड टू यू बाय बी लिम्फोसाइट्स। एक और जो मेजर डिफरेंस है वो हमें ये ध्यान रखना है कि जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी है और ये जो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी है, इट प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजेंस और पैथोजेंस। ध्यान से समझे इस बात को, पहले मैं लिख लेता हूँ। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स्ट्रा सेल्यूलर पैथोजेंस या एंटीजेंस भी हम बोल सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट, पहला इसमें हम पार्ट कर देते हैं, ध्यान रखेंगे आप, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, इन द सेंस अगेंस्ट वायरसेस। मीन्स वायरस तो सेल के अंदर ग्रो करते हैं, तो ये इंट्रासेलुलर हो गए, इंट्रासेलुलर पैथोजन हो गए ये। दूसरा, इट ऑल्सो प्रोवाइड इम्यूनिटी या प्रोटेक्शन अगेंस्ट ट्यूमर सेल्स। आप ध्यान दीजिएगा, वायरसेस से और ट्यूमर सेल से प्रोटेक्शन NK सेल्स भी प्रोवाइड करती है। जैसे ही बॉडी में वायरस एंटर करेगा या जैसे ही कोई नया ट्यूमर सेल बनेगा, उससे सबसे पहले फाइट करने का जो काम होगा वो NK सेल्स का रहेगा। और मैंने आपको पहले बताया है कि जो NK सेल्स है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी। और पहली ही लाइन हमारी यही है इम्यूनिटी में कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इम्यूनिटी है। तो वायरसेस से लड़ने का, ट्यूमर सेल से लड़ने का पहला काम हमारा नेचुरल किलर सेल्स का रहेगा, नो डाउट, बट लेटर ऑन दैट फंक्शन विल बी टेकन ओवर बाय द टी लिम्फोसाइट्स और योर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तीसरा, हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके जो क्वेश्चन आएगा वो यहीं से आएगा, इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। तो जब भी कभी कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं और जो ग्राफ्टेड ऑर्गन है, it is usually rejected, and that rejection is because of detection by the cell mediated immunity during, so it is responsible for graft rejection during organ transplantation। यहाँ ग्राफ्ट का क्या मतलब है? ग्राफ्ट का मतलब जो ऑर्गन हमने ट्रांसप्लांट किया है उसे हम ग्राफ्ट कहते हैं। तो ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। देखिए बच्चों, आगे बढ़ने से पहले एक बार हम जो इंट्रासेलुलर पैथोजन है और जो एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। कि सोचिए, हमारी बॉडी में व्हाट थिंग्स वी हैव ब्लड वेसल्स, वी हैव ब्लड वेसल्स, और ये हमारे पास कुछ ब्लड सेल्स हैं, RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स, और ये जो पूरा लिक्विड पार्ट है, इस लिक्विड पार्ट को हम
प्लाज्मा कहते हैं। आउट ऑफ दैट ब्लड वेसल्स, जो हमारे ऑर्गन्स हैं, उस ऑर्गन्स में different type of cells are present. So these are cells, and then just outside the cells we have tissue fluid. ये हमारे पास यहाँ टिश्यू फ्लूइड है। इस टिश्यू फ्लूइड को हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं, और ये हमारी सेल्स है। अब आप ज़रा सोचिए, व्हाट वी नो, व्हाट आवर नॉलेज सेज, कि जैसे ये कोई बैक्टीरिया है, दीज आर फ्यू बैक्टीरिया, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो बैक्टीरिया हैं वो या तो आपकी बॉडी में कहीं से भी एंटर करेंगे, वो डाइजेस्टिव सिस्टम से एंटर कर सकते हैं, या आपकी स्किन में कट लग गया और कट लगने के बाद वो वहाँ से एंटर कर गए। हमारे पास एक इन्नेट इम्यून सिस्टम प्रेजेंट है। हम ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि इन्नेट इम्यूनिटी जो है हमारी, वो 100% या फुल प्रूफ नहीं है। वो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, बट देयर आर सर्टेन लेक्यूनाज, देयर आर सर्टेन लूप होल्स बाई विच द वायरसेस, बैक्टीरिया एंड अदर एंटीजन्स कैन एंटर इनटू द बॉडी, है ना। तो हमारे पास ये जो एंटीजन एक बार बॉडी में एंटर कर गए हैं, अंदर जाने के बाद ये कैसे, कहाँ पॉसिबल है, कहाँ पहुँचेंगे। बच्चों, हमारे पास 3 ही जगह है जहाँ ये बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकता है। या तो ये बैक्टीरिया टिश्यू फ्लूइड में है आपके, या ये आपके प्लाज्मा में रहेगा, ये देखिए। तो ऑल दीज आर बेसिकली जो मैं अभी यहाँ बना रहा हूँ बैक्टीरिया है, और ये बैक्टीरिया यहाँ से निकल के टिश्यू फ्लूइड में, जैसा कि ये डायग्राम मैंने अभी यहाँ बताया, टिश्यू फ्लूइड में भी पहुँच सकता है। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो होंगे वो 2 ही जगह पर मिलेंगे, या तो वो टिश्यू फ्लूइड में प्रेजेंट रहेंगे या फिर वो प्लाज्मा में प्रेजेंट रहेंगे। तो इन दैट केस यहाँ पे मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सेल्स के अंदर एंटर करते हैं, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब ये हो गया, वो बॉडी में जाएंगे, बॉडी में एंटर करने के बाद या तो वो आपकी प्लाज्मा में सर्कुलेट होंगे या वो टिश्यू फ्लूइड में रहेंगे, पर वो किसी भी सेल के अंदर एंटर नहीं करते। और ऐसे जो बैक्टीरिया होंगे उन्हें हम एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन कंसीडर करेंगे, और इनसे जो लड़ने का काम होगा वो हमारा बी सेल्स का रहेगा। यहाँ इनसे जो लड़ने का काम होगा वो आपकी ह्यूमोरल इम्यूनिटी का रहेगा। आई थिंक आपको एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन का मतलब समझ में आ गया। अब मैं आपको एक दूसरी सिनेरियो के बारे में बात करते हैं कि सपोज वी सम वायरसेस हैज़ बीन एंटर्ड इनटू द बॉडी। अब हम ये जानते हैं कि जो वायरसेस हैं वो सेल के बाहर सर्वाइव नहीं कर सकते। तो मान लो कोई वायरस आपकी बॉडी में गया, तो डेफिनेटली बॉडी में जाने के बाद वो किसी न किसी सेल में एंटर करेगा। तो सोचिए कि ये मेरे पास एक पर्पल कलर का ये वायरस है। अब एक ये आपकी बॉडी में आ गया, बॉडी में आने के बाद ये वायरस इस सेल में जाएगा, और अब ये यहाँ ग्रो कर रहा है, यहाँ इसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वायरस का। अल्टीमेटली क्या होगा बच्चों? अल्टीमेटली ये होगा कि ये जो हमारी सेल है इसकी मेम्ब्रेन टूटेगी, क्योंकि जब ये वायरस बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा ये सेल मरेगी, और मरने के बाद ये जितने भी वायरसेस हैं ये वायरसेस यहाँ से बाहर निकलेंगे। तो आप देखिए कि ये वायरस इस सेल से बाहर निकले। जब ये बाहर निकले तो डेफिनेटली ये एक बार फिर से कहाँ आ गए? टिश्यू फ्लूइड में आ गए। अब इस समय अगर ये बी लिम्फोसाइट्स अगर इनको ट्रैप कर लेते हैं तो इट इज़ पॉसिबल कि इनके अगेंस्ट में भी बी लिम्फोसाइट एक्ट करना शुरू करेंगे, क्योंकि प्रेजेंटली दिस वायरसेस आर आउटसाइड द सेल, और ऐसे में बी लिम्फोसाइट्स विल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट दिस वायरसेस। लेकिन जैसे ही ये वायरस यहाँ से वापस किसी दूसरी सेल में एंटर कर गया, इसमें और इसमें घुस गए, तो जो एंटीबॉडीज़ हैं दे विल नॉट बी इफेक्टिव अगेंस्ट दीज वायरसेस जो सेल के अंदर घुस गए। ओके, तो इस समय ये जो दोनों सेल है हमारे पास, ये जो दोनों सेल्स होगी,
इनसे लड़ने का जो काम होगा वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का हो। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो हमारी पहली सेल है वहीं वो रिकॉग्नाइज हो जाए, लेकिन जैसा मैं आपको थोड़े टाइम में बताऊंगा कि जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दोनों कंपोनेंट है हमारे पास, ह्यूमोरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, इस इम्यूनिटी को डेवलप होने में कुछ टाइम लगता है। तो मीनवाइल जो वायरसेस होंगे वो एक सेल से दूसरी और बॉडी में काफ़ी कुछ स्प्रेड हो चुके होंगे, वो आपको थोड़े टाइम में सभी समझ में आ जाएगा। मैं आगे ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। व्हाट प्रेजेंटली यू शुड रिमेंबर कि हमारे पास दो तरह के पैथोजन हम यहाँ ले रहे हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर। बैक्टीरिया मोस्टली एक्स्ट्रा सेलुलर होंगे, तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन होंगे उनकी लोकेशन कहाँ होगी, वो बॉडी में आपको मिलेंगे कहाँ। तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन होंगे वो आपको बॉडी में सिर्फ दो जगह पर मिलेंगे, या तो वो आपको ब्लड में मिलेंगे या फिर वो आपको टिश्यू फ्लूइड में मिलेंगे, लेकिन वो किसी सेल में एंटर नहीं करेंगे। और इनके अगेंस्ट में कौन सी इम्यूनिटी काम आने वाली है बच्चों, इनके अगेंस्ट में जो बी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी है, ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। ऑन द अदर हैंड जो इंट्रा सेलुलर पैथोजन हैं जैसे कि वायरसेस हैं, उनके अगेंस्ट में हमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहें यहाँ पर, आप किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अब क्वेश्चन है कि क्या वायरसेस के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो वायरसेस के अगेंस्ट में दोनों तरह की इम्यूनिटी काम करेगी। व्हेन वायरसेस आर आउटसाइड द सेल, उनके अगेंस्ट में ह्यूमोरल इम्यूनिटी वर्क करेगी। और व्हेन वायरसेस आर इनसाइड द सेल, वो सेल के अंदर चले गए, तो उस समय उन वायरसेस को डिस्ट्रॉय करने का काम टी लिम्फोसाइट्स करेंगे। इज दैट क्लियर, यानी कि उस समय हमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल। ओके, तो ये आप थोड़ा सा एक समझ जाएं इस चीज़ को कि व्हाट इज एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन एंड व्हाट इज इंट्रा सेलुलर पैथोजन। नाउ कम टू द फर्स्ट पार्ट एंड दैट इज ह्यूमोरल इम्यूनिटी। शुरुआत करते हैं हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी से। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी को एक नाम और देते हैं, एंड व्हाट इज दैट अदर नेम, द अदर नेम फॉर द ह्यूमोरल इम्यूनिटी इज एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। विच सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल, तो अभी बता दिया मैंने, बी लिम्फोसाइट्स प्रोवाइड ह्यूमोरल इम्यूनिटी। बी लिम्फोसाइट्स प्रोवाइड ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो सबसे पहले हमें डेफिनेटली अब एक बी लिम्फोसाइट का डायग्राम देखना पड़ेगा कि ये बी लिम्फोसाइट्स होते कैसे हैं, ये दिखते कैसे हैं। कम टू द बी लिम्फोसाइट्स, जैसा कि आपको मैंने पहले बता दिया है कि जो बी लिम्फोसाइट्स हैं इनका ऑरिजिन एंड मैच्योरेशन दोनों का जो प्रोसेस है वो बोन मैरो में होता है, और इसीलिए हम इन्हें बी लिम्फोसाइट्स के नाम से जानते हैं। बी लिम्फोसाइट में जो वर्ड बी आया है वो बोन मैरो से आया है। कोई भी जो बी लिम्फोसाइट होता है बच्चों, ध्यान से देखिए आप, इस तरह का एक बी लिम्फोसाइट हमें दिखाई देगा। इसमें एक बड़ा सा न्यूक्लियस हो जाएगा, ओके, और साइटोप्लाज्म हो जाएगा। साइटोप्लाज्म में किसी तरह के ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं क्योंकि लिम्फोसाइट्स आर इंक्लूडेड इन ए ग्रेन्युलोसाइट्स। तो देयर यू हैव अ न्यूक्लियस, देन वी हैव cytoplasm, and then we have plasma membrane। अब इन सब के अलावा द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट कि जो हमारे बी लिम्फोसाइट्स होते हैं इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यू फाइंड सम वाई शेप molecules। okay, you can see that you will find some वाई शेप मॉलिक्यूल्स। और ये जो हमारे पास वाई शेप मॉलिक्यूल्स हैं इन्हें हम बी सेल एंटीजन रिसेप्टर्स कहते हैं।
ये आपको जो मॉलिक्यूल्स यहाँ बनाए हैं मैंने खूब सारे बना दिए हैं, दीज आर नोन एज बी सेल एंटीजन रिसेप्टर। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ने ये एंटीबॉडीज़ बना दिए हैं, ये तो एंटीबॉडी जैसा दिखाई दे रहा। ओके, नो डाउट कि ये एंटीबॉडी जैसे ही हैं, पर हम अभी इन्हें एंटीबॉडी नहीं कहेंगे। हम इन्हें एंटीबॉडी कब कहेंगे, इट विल कम टू लेटर ऑन। मैं आपको बताऊंगा कि अभी हम इन्हें एंटीबॉडीज़ नहीं कह सकते। सो फार दे आर अटैच्ड विद द मेम्ब्रेन, यू हैव टू कॉल देम बी सेल एंटीजन रिसेप्टर, और शॉर्ट में हम इनको BCR के नाम से जानेंगे। अब देखिए बच्चों, हर बी सेल एंटीजन रिसेप्टर का ये वाला जो एरिया है या ये वाला जो एरिया है, इस जगह पर ये एंटीजन से बाइंड होते हैं। मीन्स इस पॉइंट को हम एंटीजन बाइंडिंग साइट कहेंगे। ठीक, करेक्ट। तो हर बी सेल रिसेप्टर में दो एंटीजन बाइंडिंग साइट है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ओके, तो ये देर आर सो मेनी रिसेप्टर्स, और हर रिसेप्टर के पास दो एंटीजन बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट है। बच्चों देखिए, आगे ध्यान से सुनिए। मैं यहाँ पर कुछ बी लिम्फोसाइट्स बना रहा हूँ। देर आर फ्यू बी लिम्फोसाइट्स, सबके पास ये न्यूक्लियस है, और अभी हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये जो बी लिम्फोसाइट्स हैं बच्चों, ये सब बोन मैरो से बन के रिसेंटली आए हैं, और इनका अभी तक किसी भी एंटीजन से एनकाउंटर नहीं हुआ है। एक एक बात को आप ध्यान से समझना। ये वो बी लिम्फोसाइट्स हैं जो बोन मैरो से बनकर आए हैं। आप जानते हैं कि बोन मैरो से जब लिम्फोसाइट्स बन के आएंगे तो वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में जाके सेटल हो जाते हैं, यानी या तो वो स्प्लीन में सेटल हो जाते हैं, या टॉन्सिल्स में सेटल हो जाते हैं, या वो जितनी भी हमारी बॉडी में लिम्फ नोड्स हैं या जो लिम्फोइड टिश्यूज़ है वहाँ जाकर ये बी लिम्फोसाइट सेटल हो जाते हैं। तो अभी ये वही बी लिम्फोसाइट हैं जो बोन मैरो से बनकर आए हैं, और इनका किसी भी एंटीजन के साथ एनकाउंटर, किसी भी एंटीजन के साथ इंटरएक्शन अभी नहीं हुआ है। और ऐसे जितने भी बी लिम्फोसाइट्स होते हैं हम उन्हें नेव बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। नेव बी लिम्फोसाइट्स। एक खास बात ध्यान से सुनना बच्चों, इनके ऊपर जो एंटीबॉडी जो रिसेप्टर्स होते हैं, इनके ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो बच्चों सेम नहीं होंगे। दे विल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स। इस चीज़ को अपने दिमाग में अच्छे से क्लियर करें। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इनके ऊपर ये जो मैं रिसेप्टर्स बना रहा हूँ, इन रिसेप्टर्स को मैं अलग अलग कलर में बना रहा हूँ। अलग अलग कलर में बनाने का मेरा जो पर्पज़ है वो ये है कि आप इस बात को समझ लें दैट दे ऑल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ बी सेल एंटीजन रिसेप्टर। ओके, तो ये एक और बना देते हैं हम फाइनली। फाइन, तो देख लीजिए आप, हमारे पास यहाँ पर एक नेव बी लिम्फोसाइट की पूरी एक कॉलोनी मैंने बनाई है। ये सब एक दूसरे से डिफरेंट है। इन सभी की एक ख़ास बात है, आप अच्छे से अपने दिमाग में फिट करें कि दीज लिम्फोसाइट्स हैव डिफरेंट एंटीजन बाइंडिंग साइट, यानी कि इनका ये वाला जो पोर्शन होगा ये इन सभी का डिफरेंट होगा। ये वाला जो पोर्शन होगा इन सभी का डिफरेंट होगा। सभी का डिफरेंट। मैं फिर से एक चीज़ क्लियर करता हूँ कि जैसे हमारे पास ये एक बी लिम्फोसाइट है, ओके, इसके पास यहाँ जितने भी रिसेप्टर्स हैं
इनकी जो एंटीजन बाइंडिंग साइट होगी वो सेम होगी, यानी एक बी लिम्फोसाइट पर जो रिसेप्टर्स होंगे वो डिफरेंट टाइप के नहीं हो सकते हैं, लेकिन किन्हीं दो बी लिम्फोसाइट पर जो रिसेप्टर्स होंगे वो सेम नहीं होंगे। ये जैसे मेरे पास एक लिम्फोसाइट ए है और एक लिम्फोसाइट बी है, तो इन दोनों के ऊपर जो रिसेप्टर्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। और यहाँ पर जो हमारे पास पूरी एक कॉलोनी मैंने यहाँ से यहाँ बनाई है, इन सभी के रिसेप्टर्स डिफरेंट होंगे। और रिसेप्टर्स का कौन सा पार्ट डिफरेंट होगा, तो रिसेप्टर का सिर्फ ये वाला जो पार्ट है बच्चों, ये सभी का डिफरेंट होगा। कौन सा पार्ट, जिसे हमने नाम क्या दिया है, एंटीजन बाइंडिंग साइट नाम दिया है हमने। लेकिन एक बी लिम्फोसाइट्स पर जितने भी रिसेप्टर्स हैं वो सेम होंगे, यानी कि ये और ये और ये और ये वाला और ये वाला, इनके सारे जो बाइंडिंग साइट्स हैं वो सेम हैं। यानी कि अगर इस डायग्राम में आपको यहाँ 3 रिसेप्टर्स दिखाई दे रहे हैं, मान के चलेंगे आप कि ये जो तीनों रिसेप्टर्स हैं वो एक ही एंटीजन से जुड़ेंगे। ऑन द अदर हैंड, इसको हटाएं हम, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा बिकॉज वी हैव टू। ऑन द अदर हैंड, यहाँ पर ये जो हमारे पास एक पूरे बी लिम्फोसाइट्स की कॉलोनी आपके सामने दिखाई दे रही है, नेव बी लिम्फोसाइट्स की, दीज नेव बी लिम्फोसाइट्स आर हैविंग डिफरेंट रिसेप्टर्स। किन्हीं दो के रिसेप्टर सेम यहाँ नहीं है। ओके, फाइन। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, एक चीज़ और अपने दिमाग में यहाँ बिठा लें, मैं जो समझा रहा हूँ उसको ध्यान से समझेंगे। जब बोन मेरो से बी लिम्फोसाइट्स बन के आते हैं, जब बोन मेरो से ये जो नेव बी लिम्फोसाइट्स बनकर आते हैं, तो वी हैव ए वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ बी लिम्फोसाइट्स, इन द सेंस कि नेचर में जितनी भी तरह के बैक्टीरिया या वायरसेस प्रेजेंट हैं, अगर वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो हमारे पास हर बैक्टीरिया, वायरस या एंटीजन के लिए कोई ना कोई एक बी लिम्फोसाइट्स डेफिनेटली पहले से अवेलेबल है। इवन मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर कोई नोवेल बैक्टीरिया या वायरस, जैसे कि कोरोना वायरस पहली बार इंसान की बॉडी में एंटर कर रहा है, तो जिन लोगों की बॉडी में वो एंटर कर रहा है वो लोग एंटीबॉडीज़ बना रहे हैं उस वायरस के अगेंस्ट में। मीन्स इससे पहले तो कोरोना वायरस कभी एग्जिस्ट नहीं किया, इवन दो वी हैव एंटीबॉडी रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स फॉर सच एंटीजन या सच वायरसेस। तो अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर लें कि वी हैव enormous diversity, we have a vast diversity of B lymphocytes. All B lymphocytes are differing from each other, having different type of receptors. सभी के जो receptors हैं वो different है। अब बच्चों एक प्रॉब्लम है हमारे पास यहाँ, वो प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास B lymphocytes की vast diversity, we have millions types of B lymphocytes, but the problem is that कि हमारे पास हर B lymphocytes की फ्यू कॉपीज़ ही है, इन द सेंस कि जैसे मेरे पास ये एक लिम्फोसाइट है जिसको हमने नाम दिया ए। अब हमारे पास ये ए वाला जो लिम्फोसाइट है ना, इसकी हमारे पास मल्टीपल कॉपीज़ नहीं है, ये हमारे पास गिने चुने ही है बॉडी में, 8, 10, 15, 20, 25 समथिंग लाइक दैट, नॉट मोर देन दैट। इसी तरह से ये जो बी वाला लिम्फोसाइट है ये किसी दूसरे एंटीजन के साथ बाइंड होता है, पर हमारे पास इसकी भी लिमिटेड कॉपीज़ ही है। सिमिलरली जितने भी नए बी लिम्फोसाइट्स बनकर आते हैं, हमारे पास डाइवर्सिटी तो बहुत ज़्यादा है, वी हैव मिलियंस ऑफ टाइप्स ऑफ बी लिम्फोसाइट्स, बट वी हैव ओनली फ्यू कॉपीज ऑफ ईच ऑफ सच बी लिम्फोसाइट्स। आर यू गेटिंग इट? समझ में आई बात आपको कि हमारे पास हजारों तरह के बी लिम्फोसाइट हैं, पर हर तरह के बी लिम्फोसाइट की हमारे पास लिमिटेड कॉपीज़ ही हैं, 2, 4, 8, 10, 20, 25 लिम्फोसाइट्स ही प्रेजेंट है हमारे पास। इज दैट क्लियर? नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेनन। मान लीजिए कि आपकी बॉडी में कोई एक अभी बैक्टीरिया एंटर हुआ, तो ये देखिए मैं एक बैक्टीरिया बना रहा हूँ यहाँ, फाइन। अब ध्यान से सुनेंगे कि जो बैक्टीरिया होते हैं ये उस बैक्टीरिया की यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी, और आप तो जानते हैं कि बैक्टीरिया के ऊपर सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक ऊपर पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई सेल वॉल भी होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी या उसकी जो मेम्ब्रेन है वहाँ पे कुछ इस तरह के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी मिलेंगे। तो जैसे कोई एक प्रोटीन मॉलिक्यूल ये है, ये एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है,
ये एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है। अच्छा, मेम्ब्रेन में कोई एक तरह के प्रोटीन मॉलिक्यूल तो होते नहीं है, मेम्ब्रेन में कई तरह के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होने की पॉसिबिलिटी है। तो एक ये दो तरह के बना लिए मैंने, और एक और बना लेता हूँ मैं कि ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो ये क्लियर करें, ये पूरा होल एक बैक्टीरिया है, और क्योंकि ये बाहर से हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है तो ये बैक्टीरिया एंटीजन कहलाएगा। एंटीजन की डेफिनेशन क्या होती? एनी फॉरेन पार्टिकल, अब वो बैक्टीरिया हो सकता है, वो वायरस हो सकता है, या वो एक पोलन ग्रेन हो सकता है, या एक डस्ट पार्टिकल, कुछ भी हो सकता है। एनी फॉरेन पार्टिकल विच एंटर इनटू द बॉडी इज कॉल्ड एंटीजन। तो ये जो होल बैक्टीरिया है ये अभी हमारा यहाँ पर एंटीजन है। दूसरा पॉइंट समझना कि जब ये बॉडी में अंदर एंटर करेगा बच्चों, तो इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, क्लियर। तो और इसके मुकाबले जो हमारे पास बी लिम्फोसाइट के ये जो रिसेप्टर्स दिखाई दे रहे हैं, इनका साइज़ काफ़ी छोटा होता है। तो ये मत समझना बच्चों आप कभी कि एक एंटीबॉडी पूरे बैक्टीरिया से चिपक जाएगा, क्योंकि अगर बैक्टीरिया का साइज़ अगर इतना बड़ा होता है तो उसके कंपैरिजन में जो एंटीबॉडी होता है उसका साइज़ इतना भी नहीं होता है। ये भी मैंने बड़ा बना लिया यहाँ पे, समझ में आया आप लोगों को? क्लियर हुआ? ये देखिए, तो द पॉइंट इज़ दैट कि जो एंटीबॉडी बनेंगे वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट नहीं बनेंगे, या जो हमारे पास ऑलरेडी रिसेप्टर प्रेजेंट हैं। आप अब मैं कई बार इस रिसेप्टर को और एंटीबॉडी को सिनोनिम यूज़ कर रहा हूँ, मैं आगे जाके क्लियर कर लूँगा कि कब तक हम इसे रिसेप्टर कहेंगे और कब हम इसे एंटीबॉडी कहेंगे, आप समझ में आ जाएगा आपको। तो मान लीजिए ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर कर गया है, तो द बैक्टीरिया इज़ नाउ एंटीजन। पर जो एंटीबॉडीज़ होंगे वो कोई इतने बड़े नहीं होते हैं कि वो इस पूरे बैक्टीरिया के साथ जाकर बाइंड हो जाए। तो बेसिकली ये जो हमारे रिसेप्टर्स होंगे ये इस बैक्टीरिया की किसी एक प्रोटीन के साथ, उसकी जो सरफेस पे प्रोटीन होती है उस प्रोटीन के साथ बाइंड होंगे, और उस प्रोटीन को हम बच्चों एपीटोप कहेंगे, उसको हम एपीटोप कहेंगे। नाउ लिसन केयरफुली। मान लीजिए हमारे पास इस समय इस बैक्टीरिया की सरफेस पर 3 अलग अलग तरह के एपीटोप्स हैं, क्योंकि ये 3 अलग अलग प्रोटीन्स हैं, इनके तीनों के स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे, और ये 3, इसलिए मैंने इन्हें 3 अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट किया, ग्रीन, रेड और ब्राउन कलर। वेल बच्चों, ये जब बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर करेगा, ये ब्लड में जाएगा, ब्लड से ये टिश्यू फ्लूइड में जाएगा, और टिश्यू फ्लूइड से जब वो टिश्यू लिम्फ की फॉर्म में लिम्फ नोड तक पहुंचता है ना, हर चीज़ ध्यान रखें आप कि टिश्यू फ्लूइड अल्टीमेटली, आपको पता है कि जो टिश्यू फ्लूइड है वो लिम्फेटिक वेसल में एंटर करता है, और वो लिम्फेटिक वेसल जब आगे बढ़ते हैं तो बीच में रेगुलर इंटरवल पर लिम्फ नोड्स आती है, और मैंने आपको पहले बताया है कि उन लिम्फ नोड्स में बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट रहते हैं। तो समहाउ ये जो हमारा बैक्टीरिया है ये बॉडी के किसी न किसी लिम्फ नोड में पहुंचेगा, और वहाँ पर जो हमारे पास ये नेव बी लिम्फोसाइट्स हैं उनमें से उनके ये कांटेक्ट में आएगा। अब एक्चुअली हमारे पास एक बैक्टीरिया तो होंगे नहीं, अगर बैक्टीरिया अंदर एंटर करता है तो उसका मल्टीप्लिकेशन टाइम 20 मिनट का है, 20 मिनट में बैक्टीरिया 1 से 2, 2 से 4, और इस तरह से उनका काउंट बढ़ता है। तो इस केस में क्या होगा बच्चों कि ये जो हमारा बैक्टीरिया है वो एक इस बी लिम्फोसाइट के कांटेक्ट में भी आएगा, वो कांटेक्ट में तो सभी के आएगा, लेकिन ये बैक्टीरिया 3 जगह बाइंड होगा बच्चों। एक इसके साथ बाइंड होगा, दूसरा ये हमारे पास ग्रीन कलर, तो ये इसके साथ भी बाइंड होगा, और ये यहाँ पे रेड कलर है, और मैंने पहले रेड कलर नहीं बनाया है बी लिम्फोसाइट का, अभी बना देता हूँ, इसको हम रेड कलर का कर देते हैं। ये लीजिए कर दिया। तो मान लीजिए इसको रेड कलर से करने का मेरा पर्पज़ ये है बच्चों कि हर रिसेप्टर जो होता है वो स्पेसिफिक होता है पर्टिकुलर एपिटोप के लिए। तो ऐसे में ये बैक्टीरिया इन 3 लिम्फोसाइट्स के कांटेक्ट में आएगा, कांटेक्ट में बाकी के भी आएगा। यहाँ ये मैंने जो नेव बी लिम्फोसाइट बनाए हैं,
1 2 3 4 5 और 6 ही बनाए, पर याद रखना मैंने एक स्टेटमेंट दिया है, वी हैव इनॉर्मस डाइवर्सिटी ऑफ बी लिम्फोसाइट। उस लिम्फ नोड में या बॉडी की जो बाकी दूसरी भी लिम्फ नोड है, नोड्स हैं, उनमें हजारों या लाखों तरह के बी लिम्फोसाइट्स हैं और सभी बी लिम्फोसाइट के रिसेप्टर्स डिफरेंट है। एंड आउट ऑफ दोस थाउजेंड्स ऑफ बी लिम्फोसाइट्स, the bacteria, this particular bacteria will bind with 3 different B lymphocytes। एक इसके साथ बाइंड होगा, एक इसके साथ बाइंड होगा और एक इसके साथ बाइंड होगा। क्योंकि जिस तरह से एक एंजाइम मॉलिक्यूल अपने सबस्ट्रेट के साथ स्पेसिफिकली बाइंड होता है, जिस तरह से एंजाइम की एक्टिव साइट का शेप और एक सबस्ट्रेट का शेप एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होता है, यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट काम करेगा बच्चों। यहाँ हमारे पास कई तरह के बी सेल रिसेप्टर्स हैं और हर रिसेप्टर का जो एंटीजन बाइंडिंग साइट है उसका शेप डिफरेंट होता है। तो ये हमारा बैक्टीरिया हर किसी बी लिम्फोसाइट के साथ बाइंड नहीं हो सकता है, यह सिर्फ उन्हीं बी लिम्फोसाइट के साथ बाइंड होगा जिनके एंटीजन बाइंडिंग साइट्स इसके एपिटोप के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। यानी कि इनके एपिटोप का शेप और उसकी एंटीजन बाइंडिंग साइट का शेप अगर कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो ये उसके साथ जाकर बाइंड हो जाएगा। इज़ दैट क्लियर बच्चों? आपको समझ में आया? ओके, अभी अब हम एक काम करते हैं, आप अपने दिमाग में एक चीज़ पहले क्लियर कर लें कि हमारे पास जो बैक्टीरिया होते हैं उसकी सरफेस पर मल्टीपल टाइप्स ऑफ एपिटोप्स होते हैं। अच्छा, एपिटोप्स को एक नाम से और जानते हैं बच्चों, यहीं लिख देता हूं मैं। एपिटोप्स आर आल्सो नोन एज एंटीजन डेटर्मिनेंट। एंटीजन डेटर्मिनेंट, वेल लेट मी क्लियर इट टू यू कि आपने इस बैक्टीरिया को एंटीजन कह दिया कि ये बॉडी से बाहर आया है, इस बॉडी में बाहर से आया है इसलिए एंटीजन है, पर बेसिकली ये एंटीजन है, नो डाउट बाहर से आया है, पर ये हमारे बी लिम्फोसाइट्स के साथ बाइंड होगा और उनको एक्टिवेट करेगा। तो ये उनके साथ बाइंड होना और एक्टिवेट करना उनको, ये बेसिकली होल बैक्टीरिया का रोल नहीं है, इस पार्ट का रोल है ना। इन एपिटोप्स का ये रोल है कि वो बी लिम्फोसाइट के साथ बाइंड हो रहे हैं। तो बेसिकली इस बैक्टीरिया को एंटीजन जो हमने नाम दिया है वो इन एपिटोप्स की वजह से दिया है। दिस एपिटोप्स आर मेकिंग द बैक्टीरिया एंटीजेनिक। अगर ये एपिटोप नहीं है तो फिर हमारा बैक्टीरिया एंटीजेनिक रहेगा ही नहीं, ये हमारे बी लिम्फोसाइट्स के साथ बाइंड भी नहीं होगा और हम एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं कर पाएंगे, हमारी बॉडी इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट नहीं कर पाएगी। तो हु इज मेकिंग द बैक्टीरिया एंटीजेनिक? these epitopes are making the bacteria antigenic, and that's why I called epitopes as antigen determinant. They are making the bacteria antigenic in nature. ओके, अब हम आगे कॉम्प्लिकेशंस को थोड़ा रिड्यूस करने के लिए मैं आपको ये बताऊंगा बच्चों कि इस डायग्राम में भले ही हमने 3 तरह के एपिटोप्स बनाए हैं, लेकिन अब, और ये फैक्ट भी है कि 3 से ज़्यादा तरह के एपिटोप्स भी होंगे और वो जो बैक्टीरिया होंगे वो अलग अलग लिम्फोसाइट्स के साथ जाके बाइंड होंगे। लेकिन अब आगे कॉम्प्लिकेशन को थोड़ा रिड्यूस करने के लिए हम क्या करने वाले हैं कि हम इस बैक्टीरिया के ऊपर अब बाकी के जो ये 2 एपिटोप्स हैं इनको छोड़ देते हैं, और सॉरी, इसको नहीं छोड़ते हम, इन दोनों को छोड़ देते हैं और हम ये मान के चलते हैं कि इस बैक्टीरिया के ऊपर एक ही तरह का एपिटोप है। होते नहीं हैं, होते मल्टीपल टाइप्स ऑफ एपिटोप्स हैं, लेकिन अभी हम ये मान के चलेंगे कि हमारे पास एक ही तरह का एपिटोप इस बैक्टीरिया के ऊपर प्रेजेंट है, जस्ट फॉर एजम्पशन। क्लियर? तो लेट्स कि अगर हम ऐसा सोचते हैं कि इस पर एक ही तरह का एपिटोप है तो क्या होगा? यहाँ आते हैं, और देखिए कि मान लीजिए ये हमारे पास बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया पर अभी टाइम बीइंग एक ही तरह के एपिटोप्स बनाते हैं हम। अब बताइए किसके साथ जाके बाइंड होगा? डेफिनेटली ये इसके साथ जाके बाइंड होगा। अब हमारे इस बी लिम्फोसाइट को ये पता चल गया
कि अभी तक तो ये नेव बी लिम्फोसाइट था और लिम्फ नोड में रेस्टिंग स्टेज में ही था मान लीजिए, क्योंकि इसके पास कोई काम भी नहीं है। लेकिन जैसे ही कोई बैक्टीरिया या एंटीजन टिश्यू फ्लूइड के थ्रू लिम्फ नोड में पहुंचेगा और इसके साथ जाके बाइंड होगा, तो अब इस बी लिम्फोसाइट के पास एक काम आ गया है। इसको समझ में आ गया है कि बॉडी में कुछ बैक्टीरिया एंटर कर चुके हैं और वो जो बैक्टीरिया है पता नहीं वो कहाँ कहाँ फैल चुके होंगे, क्योंकि वो टिश्यू फ्लूइड से होकर ब्लड में पहुंचेंगे, ब्लड से वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और हम तो ये भी जानते हैं कि जो बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन पीरियड होता है वो 20 मिनट का होगा, तो वहाँ पर कोई एक या दो बैक्टीरिया नहीं होंगे, वहाँ पर उस समय हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया पूरी बॉडी में स्प्रेड हो चुके होंगे। अब क्योंकि मैंने आपको पहले एक बात बताई है कि ये जो हमारे पास यहाँ नेव बी लिम्फोसाइट्स हैं, हर एक की हमारे पास लिमिटेड कॉपीज़ होती है, मल्टीपल कॉपीज़ नहीं होती है। तो जैसे अब ये वाला हमारे पास बी लिम्फोसाइट है जो कि इस बैक्टीरिया के साथ बाइंड हुआ है। सोचिए आप किस तरह से बाइंड हुआ होगा, वो भी थोड़ा सा मैं इलोबरेट करके बना के बता देता हूँ आपको कि वो इस तरह से बाइंड हुआ है कि ये तो हमारा बी लिम्फोसाइट हो गया और ये इसका रिसेप्टर हो गया। फाइन, इस रिसेप्टर को हमें रेड कलर से बनाना पड़ेगा क्योंकि हम कलर से ही आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो चलो कोई बात नहीं, मैं ये रेड कलर का रिसेप्टर बना लेता हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया, तो जो बैक्टीरिया है वो देखिए यहाँ है और इसके ऊपर, बैक्टीरिया के ऊपर ये इस तरह के एपिटोप्स हैं। तो ये इस तरह से बाइंड हो जाएगा, क्योंकि एक बैक्टीरिया पर मल्टीपल टाइप्स तो होते ही हैं बच्चों, एक ही एपिटोप की भी वहाँ पर मल्टीपल कॉपीज़ होती है। तो ये एक एपिटोप है, इसकी भी मल्टीपल कॉपीज़ है और ये इस तरह से यहाँ पर बाइंड हो गया। तो जैसे ही ये यहाँ बाइंड हुआ है, अब एक चीज़ तो क्लियर है कि हमारे पास इस बी लिम्फोसाइट को समझ में आ गया है कि अब मेरे लिए काम आ गया है। तो ये क्या करेगा बच्चों कि सबसे पहले इस बैक्टीरिया को तो वो इंटरनलाइज कर लेगा, अंदर खींच लेगा। वो प्रोसेस बिल्कुल फेगोसाइटोसिस की तरह होगा। वो इस तरह से बैक्टीरिया में एक और डायग्राम बना लेता हूँ आपके लिए, यहाँ पर कलर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बस जस्ट आप समझ लीजिए कि वो उसको इस तरह से बी लिम्फोसाइट इसको इंटरनलाइज कर लेगा। ये यहाँ पर इसके पास रिसेप्टर था और ये बैक्टीरिया को इसने अंदर ले लिया और फाइनली क्या होगा बच्चों कि फाइनली ये मेम्ब्रेन यहाँ से टूट जाएगी और ये आपका इस तरह से अंदर चला जाएगा। तो ये बैक्टीरिया अंदर चला गया, आपको समझ में आ गया होगा। इस बैक्टीरिया को तो वो अपने लाइसोसोम की हेल्प, लाइसोसोम के साथ इसको फ्यूज़ करेगा, तो जो लाइसोसोमल एंजाइम है वो इस बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर लेंगे। तो इस बैक्टीरिया को जो इसके साथ बाइंड हुआ है वो तो इसने मार दिया है। लेकिन बच्चों यहाँ अब सिर्फ इतना सा नहीं होता है, उसको उस एक बैक्टीरिया को मारने से काम नहीं चलेगा। ये जो हमारा लिम्फोसाइट है, ये लिम्फोसाइट उस एक बैक्टीरिया को मारेगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है बच्चों, क्योंकि बॉडी में तो हमारे पास खूब सारे बैक्टीरिया हैं और वो पूरी बॉडी में जगह जगह फैल चुके होंगे। तो ऐसे में अब एक दिक्कत ये है कि हमारे पास ये वाला जो बी लिम्फोसाइट है, इसके हमारे पास लिमिटेड कॉपी है और अभी तो हमारे पास ये एक ही है। तो अब सबसे पहला काम ये होगा कि ये जो लिम्फोसाइट है, अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, इस डायग्राम को भी हटा देता हूँ, आपको मैंने समझा दिया, वी डोंट नीड इट एनी मोर। और अब आप सुनिए आगे क्या होगा। आगे ये होगा कि अब हमारे पास ये वाला जो लिम्फोसाइट है ये डिवाइड होगा और डिवाइड होके ये 1 से 2, देन 2 से 4, 4 से 8 और इस तरह से वो बढ़ता जाएगा और फाइनली एंड में आपके पास एक पूरी बी लिम्फोसाइट्स की कॉलोनी तैयार हो जाएगी। ध्यान से समझना आप। और सारे बी लिम्फोसाइट्स डिवाइड नहीं होंगे बच्चों, सिर्फ एक ही बी लिम्फोसाइट डिवाइड होगा। कौन सा वाला बी लिम्फोसाइट डिवाइड होगा? सिर्फ वही बी लिम्फोसाइट डिवाइड होगा जिसके साथ बैक्टीरिया बाइंड हुआ है और जिस बैक्टीरिया को उस बी लिम्फोसाइट ने अपने अंदर इंटरनलाइज करके वो एक्टिवेट हो गया था, है ना। एक्टिवेट होने के बाद वो डिवाइड होना शुरू हुआ और ये जो डिवीजन का पूरा प्रोसेस है 1 से 2, 2 से 4, इस प्रोसेस में बच्चों कम से कम आप मान के चलिए कि 7 से 9 दिन का टाइम लगेगा। और मैं यहाँ आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि इन 7 से 9 दिनों तक उस बैक्टीरिया से लड़ने का जो काम होगा वो इन्नेट इम्यून सिस्टम का होगा। वो बैक्टीरिया अगर पूरी बॉडी में कहीं पर भी घूम रहा है तो उसको
न्यूट्रोफिल्स या फिर उसको जो मैक्रोफेजेस हैं वो सब उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। इस समय हमारे ये 7 से 8 दिनों तक बी लिम्फोसाइट एक ही काम कर रहे हैं, दे आर जस्ट मल्टीप्लाइंग, वो अपना नंबर बढ़ाने में लगा हुआ है। बाकी सारे लिम्फोसाइट्स शांत पड़े रहेंगे, उनका कोई रोल अभी नहीं है क्योंकि उनके पास रिसेप्टर ही नहीं है, उनके पास जो रिसेप्टर है वो उस बैक्टीरिया से बाइंड होंगे ही नहीं। तो बाकी सारे नेव बी लिम्फोसाइट्स ऐसे ही पड़े रहेंगे, लेकिन जिस बी लिम्फोसाइट के साथ हमारा बैक्टीरिया बाइंड हुआ है वो बी लिम्फोसाइट्स अब प्रोलिफरेट होगा, उसकी क्लोनिंग होगी। और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि उस क्लोनिंग में जितने भी तरह के लिम्फोसाइट्स बनेंगे वो सब सेम होंगे बच्चों, यानी कि इस बी लिम्फोसाइट और इस बी लिम्फोसाइट में कोई फ़र्क नहीं होगा, ये उसी के डिवीजन से बने हैं, तो ये सारे के सारे सेम होंगे। और बाद में ये जो हमारे पास एंड में पूरी कॉलोनी बनी है ये सब बी लिम्फोसाइट सेम होंगे और इनके सभी के ऊपर जो रिसेप्टर्स होंगे वो भी सेम होंगे। तो मैं सारे रिसेप्टर्स जो हैं वो रेड कलर के बना देता हूँ, है ना। ये देखिए आप, रेड कलर के रिसेप्टर्स बना रहा हूँ, इससे ये कंफर्म हो रहा है कि इनके रिसेप्टर्स डिफरेंट नहीं है, दे ऑल आर हैविंग सेम रिसेप्टर्स। फाइन, वेरी गुड। अब जो हमारे पास ये एक कॉलोनी तैयार हुई है, ध्यान से सुनना, इसमें कितने दिन लग गए? 7 से 9 दिन लग गए। 7 से 9 दिन तक उस बैक्टीरिया से कौन लड़ेगा? इन्नेट इम्यून सिस्टम लड़ेगा। आपको बुखार भी आता रहेगा, आप बीमार भी पड़ते रहेंगे, आप बैक्टीरिया के जो भी सिम्टम्स होंगे वो आपकी बॉडी में डेवलप भी होंगे। हम ये मान के चल रहे हैं कि अभी आपने कोई दवाई नहीं ली है। और मैं यहाँ एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि अगर वो बैक्टीरिया बहुत ही एग्रेसिव टाइप का है, वो आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो गया और उसने वाइटल ऑर्गन्स कोई डैमेज कर दिए, किडनी में इन्फेक्शन हो गया, एक्यूट इन्फेक्शन हो गया और किडनी फेल हो गई है या हार्ट फेल हो गया या ब्रेन में डैमेज कर दिया है, तो मैं भी पॉसिबल कि आपका ये जो बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होगा उससे पहले उस पर्सन की डेथ हो जाएगी। बट ध्यान दीजिए, अगर 7 से 9 दिन उस पर्सन ने निकाल ली है कि एक तो बैक्टीरिया एग्रेसिव कम है, दूसरा जो हमारा इन्नेट इम्यून सिस्टम है वो उस बैक्टीरिया को कंट्रोल करने में लगा हुआ है, और तीसरा कि आपका कोई वाइटल ऑर्गन डैमेज नहीं हुआ है इन 7 से 9 दिनों में, तो व्हाट विल हैपन आफ्टर 7 to 9 डेज कि जो हमारे पास एक कॉलोनी तैयार होगी उसमें से जो मोस्ट ऑफ द सेल्स होंगे इन्हें तो हम नाम देंगे अब प्लाज्मा सेल्स, और ये जो 2 बची हैं इनको हम नाम देंगे मेमोरी बी सेल्स। इनका अभी हमारे पास कोई रोल नहीं रहेगा, ये फ्यूचर के लिए होंगे। अभी हमारे लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे वो प्लाज्मा सेल्स होंगे। और अब ये प्लाज्मा सेल्स करेंगे क्या बच्चों? ये प्लाज्मा सेल्स क्या करेंगे कि इनकी जो मेम्ब्रेन में ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट थे, ये इन रिसेप्टर्स को रिलीज करना शुरू करेंगे। तो नाउ यू विल हैव, अब तक क्या था? अब तक ये रिसेप्टर्स उन लिम्फोसाइट्स की सरफेस पर उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे अटैच्ड थे। अब ये बी लिम्फोसाइट, जो नए वाले बी लिम्फोसाइट्स हैं जिनको हमने नाम दिया है प्लाज्मा सेल्स, ये अपने रिसेप्टर्स को अपनी मेम्ब्रेन के साथ चिपका के नहीं रख रहे हैं, बल्कि ये उनको रिलीज कर रहे हैं, कंटिन्यूसली रिलीज कर रहे हैं। पहले 4 बनाएंगे, 4 रिलीज करेंगे, फिर 4 बनाएंगे, फिर 4 रिलीज करेंगे, 8 बनाएंगे, 10 बनाएंगे, और इस तरह से दे आर कंटिन्यूसली प्रोड्यूसिंग receptors, and those receptors are being released into the tissue fluid। जहाँ पर भी है ये, अगर वहाँ पे लिम्फ नोड में प्रेजेंट है, ये सारा प्रोसेस जो होगा वो लिम्फ नोड में ही होगा। मैंने आपको बताया था सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में लिम्फोसाइट्स का एंटीजन के साथ पहले तो इंटरेक्शन होता है। तो ये देखिए अभी ये इंटरेक्शन हो गया उसका, उसके साथ बाइंडिंग हो गई, है ना, लिम्फ वहीं हुई है, कहाँ? लिम्फ नोड में हुई। और उसके बाद ये हमारे पास एक इफेक्टर सेल, ये प्लाज्मा सेल्स और ये जो मेमोरी बी सेल्स हैं इन्हें हम इफेक्टर बी सेल्स कह रहे हैं। और आपने तो ये देख लिया कि ये यहाँ पर क्या हुआ है, इनका प्रोलिफरेशन। तो ये जो सारा प्रोसेस हो रहा है ये वहीं लिम्फ नोड में हो रहा है। लिम्फ नोड भी एनलार्ज हो जाएगी, उसमें थोड़ी स्वेलिंग हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स सडनली इंक्रीज हो जाएंगे। 2 तरह के लिम्फोसाइट्स बनेंगे, एक वहाँ बनेंगे प्लाज्मा सेल्स और दूसरे बनेंगे वहाँ पर मेमोरी बी सेल्स। तो बच्चों इस तरह से ये हमारे पास एक पूरी आर्मी तैयार हो गई है, और इन मॉलिक्यूल्स को अब हम नाम देंगे एंटीबॉडीज। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ए बी सेल रिसेप्टर एंड एंटीबॉडी? ये वही मॉलिक्यूल है
जो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में था, पर जब तक ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर अटैच्ड था इनिशियली, यहाँ इस वाले डायग्राम में देखिए, तब हम इसको नाम देते हैं बी सेल एंटीजन रिसेप्टर। बट आफ्टर एक्टिवेशन जब ये रिलीज होने लग जाते हैं तो अब हम इन्हें एंटीबॉडीज़ कहते हैं। अब ये एंटीबॉडीज़ करेंगे क्या? एंटीबॉडीज़ का फंक्शन बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ प्लाज्मा सेल्स क्या है, प्लाज्मा सेल्स को कैसे डिफाइन करेंगे हम। प्लाज्मा सेल, कई बच्चे प्लाज्मा सेल ब्लड की किसी भी सेल को प्लाज्मा सेल कह देते हैं। नहीं, ब्लड की किसी भी सेल को प्लाज्मा सेल्स नहीं कह सकते हैं। बेसिकली दीज आर एक्टिवेटेड एंड एंटीबॉडी secreting B lymphocytes are known as प्लाज्मा सेल्स, है ना। एक्टिवेटेड हैं ये एंड दे आर एंटीबॉडी सिक्रेटिंग, ये एंटीबॉडी सिक्रेट कर रहे हैं तो दे आर कॉल्ड प्लाज्मा सेल्स। ओके बच्चों, अब देखिए ये एंटीबॉडीज़ कहाँ रिलीज होते हैं? एंटीबॉडीज़ आर रिलीज्ड, antibodies are released into the tissue fluid। अब टिश्यू फ्लूइड से ये जो एंटीबॉडीज़ होंगे विल बी, नाउ द एंटीबॉडी विल बी टिश्यू फ्लूइड अल्टीमेटली कहाँ है? वो लिम्फ में ही तो रिलीज हो रहे हैं। टिश्यू फ्लूइड कौन सा वाला? बेसिकली लिम्फ में। लिम्फ किसके साथ जाके मिक्स होता है? ब्लड के साथ मिक्स होता है। और इस तरह से ये एंटीबॉडी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएंगे, है ना। और एक बार जब ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट होंगे तो चाहे वो बैक्टीरिया प्लाज्मा में हो, चाहे वो प्लाज्मा से बाहर निकलकर किसी दूसरे ऑर्गन के टिश्यू फ्लूइड में प्रेजेंट हो, ये एंटीबॉडी पूरी बॉडी में स्प्रेड होके जहाँ कहीं पर भी वो बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं इन पिछले 8-9 दिनों में, जहाँ कहीं पर भी वो स्प्रेड हुए हैं, ये एंटीबॉडीज़ उन बैक्टीरिया से जाके बाइंड होंगे और उन बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ? यहाँ हम लिखेंगे these antibodies will spread throughout the body, via blood and tissue fluid, correct? Eventually they bind with bacteria and will destroy it, आया समझ में? अब यहाँ दो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक वर्ड सबसे पहले बता रहा हूँ मैं आपको, ह्यूमर। ह्यूमर का मतलब होता है बॉडी फ्लूइड, करेक्ट। ह्यूमर का मतलब होता है बॉडी फ्लूइड। आपने ये देखा कि हमने ये जो इम्यूनिटी अभी पढ़ी है, ये कौन सी वाली इम्यूनिटी पढ़ रहे हैं बच्चों? तो ये मैंने आपको बताया, वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमरल इम्यूनिटी, जिसे हमने एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कहा। एंड दिस इम्यूनिटी इज़ प्रोवाइडेड बाय बी लिम्फोसाइट। तो अब इसका सारा मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया कि अल्टीमेटली इस कहानी का मेन हीरो कौन है? बी लिम्फोसाइट्स है। व्हाट आर दे डूइंग? दीज बी लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज एंड दैट इज़ वाई, और अल्टीमेटली उन बैक्टीरिया को मारने का काम कौन कर रहा है? एंटीबॉडीज़ कर रहे हैं। तो देयरफॉर वी आर कॉलिंग इट एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। वाई कॉलिंग इट एंटीबॉडी मीडिएटेड? क्योंकि बी लिम्फोसाइट्स खुद बैक्टीरिया को जाके नहीं मार रहा है। बी लिम्फोसाइट्स तो एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं। ये एंटीबॉडीज़ ब्लड के थ्रू, टिश्यू फ्लूइड के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएंगे और जहाँ कहीं पर भी वो बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे उनको डिस्ट्रॉय करेंगे। और एक बात ध्यान से समझ लेना आप कि अगर बैक्टीरिया सेल के वैसे घुसते ही नहीं है ना, तो यहाँ हमने एग्जाम्पल ही बैक्टीरिया का लिया, लेकिन मान लीजिए कोई पैथोजन ऐसा है जो सेल के अंदर घुस गया, तो फिर ये एंटीबॉडीज़ इफेक्टिव नहीं रहेंगे। रिमेंबर वन थिंग, एंटीबॉडीज़ विल सर्कुलेट इन ब्लड, प्लाज्मा में रहेंगे वो,
टिश्यू फ्लूइड में भी चले जाएंगे, वो लिम्फ में भी चले जाएंगे एंटीबॉडीज़, लेकिन एंटीबॉडी किसी सेल के अंदर नहीं घुसेंगे। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई द ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड प्रोटेक्शन ओनली अगेंस्ट एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन। मान लीजिए ये जो हमने यहाँ पर बैक्टीरिया लिया है, अगर इस बैक्टीरिया की जगह में वायरस लेता, तो वायरस मान लीजिए बी लिम्फोसाइट्स के कांटेक्ट में आ जाएगा, तो वायरस के अगेंस्ट में भी एंटीबॉडीज़ तो बनेंगे, पर वो एंटीबॉडीज़ पूरी बॉडी में सर्कुलेट भी होंगे। और जब कभी कोई वायरस किसी सेल को डिस्ट्रॉय करके बाहर आएगा टिश्यू फ्लूइड में, उस समय वो एंटीबॉडीज़ उसको ट्रैप कर लेंगे। लेकिन कोई भी एंटीबॉडी किसी वायरस इन्फेक्टेड सेल के अंदर घुस के उस वायरस को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। ये आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। इज़ दैट क्लियर? आई थिंक कि आपको ये जो मैंने नाम दिया है, ये मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा कि वाई द ह्यूमरल इम्यूनिटी इज़ प्रोवाइडेड बाय बी लिम्फोसाइट। आपने देख लिया कि यहाँ जो मेन रोल है वो बी लिम्फोसाइट का है। बी लिम्फोसाइट क्या कर रहे हैं? दे आर प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़, और क्योंकि बैक्टीरिया को मारने का काम अल्टीमेटली एंटीबॉडीज़ ही कर रहे हैं, इसलिए हम इसे एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कह रहे हैं। और एक चीज़ और कि इसे हमने ह्यूमरल इम्यूनिटी क्यों कहा, तो जवाब दीजिए बच्चों, वेयर आर यू फाइंडिंग these antibodies? These antibodies are present in blood, these antibodies are present in tissue fluid। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया what you mean by humor। humor का मतलब होता है body fluid, and since these antibodies are present in body fluid, the immunity is also called humoral immunity। Is it clear? समझ में आया कि क्यों हमने इसको ये दो नाम दिए? ह्यूमरल इम्यूनिटी क्यों कहा और इसे एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी क्यों कहा? एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी इसलिए कहा क्योंकि वो जो बैक्टीरिया को मारने का काम करेंगे वो एंटीबॉडीज़ करेंगे। एंड वेयर डू यू फाइंड दिस एंटीबॉडीज़? दीज एंटीबॉडीज़ आर सर्कुलेटिंग इन बॉडी फ्लूइड्स like blood, tissue fluid, blood, tissue fluid एंड लिम्फ। समझ में आया बच्चों आपको? तो इस तरह से एक बार वापस आए हम। अभी तक हमने क्या पढ़ा, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली इसको रिवाइज करके बताऊं कि वी हैव इनॉर्मस डाइवर्सिटी ऑफ नेव बी सेल्स। हमारे पास हजारों लाखों तरह के नए नए बी लिम्फोसाइट्स हैं। नेव का मतलब नया नवेला, बिल्कुल, जिसका अभी किसी एंटीजन के साथ एनकाउंटर नहीं हुआ है। हमारे पास हजारों लाखों तरह के नेव बी लिम्फोसाइट्स होते हैं जो बोन मेरो से बन के बाहर निकलते हैं और फिर लिम्फ नोड्स में जाके वहाँ सेटल हो जाते हैं। और जब भी हमारे ब्लड में या टिश्यू फ्लूइड में कोई बैक्टीरिया ग्रो करता है और एंटर करता है, समहाउ वो बैक्टीरिया आपके लिम्फ नोड में पहुंचेगा और लिम्फ नोड में पहुंच के वो किसी भी बी लिम्फोसाइट के साथ बाइंड हो जाएगा। आफ्टर द बाइंडिंग वो जो बैक्टीरिया है वो तो इंटरनलाइज होकर मार दिया जाएगा, लेकिन वो जो हमारा बी लिम्फोसाइट है, नेव बी लिम्फोसाइट, वो अब एक्टिवेट होगा और एक्टिवेट होने के बाद वो अपनी क्लोनिंग करेगा। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से काउंट बढ़ाएगा। और काउंट बढ़ाने के बाद जो डॉटर सेल्स बनेगी वो 2 तरह की बनेगी। एक होगी जो मैंने यहाँ बताया आपको, प्लाज्मा सेल्स। वन ग्रुप इज़ द प्लाज्मा सेल्स, और दूसरा जिनका अभी कोई रोल नहीं है वो हमारी मेमोरी बी सेल्स होती। इनका अभी कोई रोल नहीं है, इनके बारे में मैं थोड़ी देर में बताता हूँ वापस, अभी पॉइंट पे आते हैं उस पर भी। ये प्लाज्मा सेल्स क्या करेगी? प्लाज्मा सेल विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़, और ये एंटीबॉडीज़ आपके पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, सर्कुलेट हो जाएंगे वाया ब्लड, लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड। और जहाँ कहीं पर भी वो बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा, अब उसको ये अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय कर देंगे। वेल, अब थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूँ मैं, मेमोरी सेल्स। बच्चों, द पॉइंट इज़ दैट कि ये जो हमारे पास अभी एंटीबॉडीज़ बने हैं, ये हमारे ब्लड में लगभग 6 महीने तक रहेंगे, और 6 महीने के बाद ये एंटीबॉडीज़ भी आपके ब्लड में ख़त्म हो जाएंगे। अब मान लीजिए 6 महीने के बाद, 8 महीने या 10 महीने बाद आपकी बॉडी में फिर से कोई बैक्टीरिया आता है, सेम यही बैक्टीरिया वापस आता है। तो इस बार हमारे पास क्या है कि ये एक पूरी कॉलोनी मेमोरी बी सेल्स की पड़ी हुई है ना। तो अब ये होगा कि जैसे ही बैक्टीरिया आएगा
तो वो इन मेमोरी बी सेल्स के साथ जाके बाइंड हो जाएगा। और अब की बार क्योंकि हमारे पास पहले तो हमें देखो बच्चों 1 से 2 बनाना, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से पहले तो हमने पूरा एक प्लाज्मा से कॉलोनी तैयार करनी पड़ी। इसमें 7-8 दिन का समय लग गया था हमें। इस बार हमें ये मेमोरी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास मेमोरी बी सेल्स हैं और वो भी काफ़ी सारी होती है, वो दे विल इमीजिएटली स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़। ज़्यादा डिवाइड हो जाएगी, वो एक दिन में ही डिवाइड हो जाएगी और विद इन सेम डे दे विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़। उनको ज़्यादा एक्टिवेशन की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, जल्दी से वो एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू करेगी और पहले से भी ज़्यादा क्वांटिटी में एंटीबॉडीज़ बनेंगे इस बार। तो आप इस बार सेकंड टाइम जो है बीमार नहीं पड़ेंगे, बिल्कुल भी बीमार नहीं पड़ेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी बॉडी में बैक्टीरिया घुसा है। और जिस बैक्टीरिया से आप पहले 10 दिन तक बीमार पड़े रहे थे बिस्तर पर, सेकंड टाइम अगर वो बैक्टीरिया आया तो आप 1 घंटे के लिए भी बीमार नहीं पड़ेंगे, वो आपको कुछ भी नहीं होगा। ये जो मेमोरी बी सेल्स हैं दे विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़ और उस बैक्टीरिया को इमीडिएटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। और हाँ, ये जो मेमोरी बी सेल्स हैं ये लाइफ लॉन्ग विल रिमेन इन योर बॉडी, लाइफ लॉन्ग will remain in the body for lifelong, will remain in the body। तो मान लीजिए आपको 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद भी सेम बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होगा तो आपको किसी तरह की कोई डिजीज़ नहीं होगी। ओके बच्चों, ये जो मैंने पूरा प्रोसेस आपको बताया है, यहाँ जो सारा बी लिम्फोसाइट्स के साथ पहले किस तरह से बैक्टीरिया बाइंड होता है और उसके बाद किस तरह से ये प्रोलिफरेशन होता है, किस तरह से एंटीबॉडीज़ बनते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम नाम देते हैं क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी। सिंपल है बच्चों, इसको क्लोनल सिलेक्शन क्यों कह रहे हैं? पहले तो क्लोनल इसलिए कह रहे हैं बच्चों कि हम सिलेक्शन का बता देता हूँ पहले कि हमने इसको सिलेक्शन वर्ड क्यों आ रहा है। बिकॉज आउट ऑफ thousands of B lymphocytes, 1 B lymphocyte is selected out। ठीक है, एक का सिलेक्शन हुआ और क्योंकि इसी के साथ बैक्टीरिया बाइंड हुआ है और उसके बाद सिर्फ इसी का प्रोलिफरेशन हुआ है। प्रोलिफरेशन भी ऐसा हुआ है कि जितनी भी डॉटर सेल बनी वो सब एक दूसरे की आइडेंटिकल है, जैसा कि नॉर्मली क्लोनिंग में होता है। दैट इज़ वाई वी कॉल इट क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी।